अब यहाँ पे कार्नोट साइकिल को स्टडी करेंगे हम, और कार्नोट साइकिल को स्टडी करने के दौरान हम ये देखेंगे कि जो आपका ऑटो, डीजल, ड्यूल, रैंकाइन, ये सभी साइकिल हैं, ये सभी साइकिल रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, रिवर्सिबल साइकिल का नाम होता है इनका। कार्नोट साइकिल इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल साइकिल। तो क्यों ऐसा माना जाता है कि कार्नोट साइकिल जो एक रिवर्सिबल साइकिल है वो बाकी सभी रिवर्सिबल साइकिल जो कि ऑटो, डीजल, ड्यूल है उनसे ज्यादा अच्छा है? ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सभी रिवर्सिबल है, तो कार्नोट ही क्यों सबसे अच्छा है? और दूसरी बात ये कि अगर कार्नोट सबसे अच्छा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर गलत देते हैं स्टूडेंट कि कार्नोट की एफिशिएंसी 100% होती है। मैं आपको बोलता हूं कार्नोट की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या देना है वो भी मैं आपको बता, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार कार्नोट साइकिल को देखो। कार्नोट साइकिल में आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे साथ साथ में एक डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता ही चला जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूं पीवी डायग्राम और यहाँ पे बना रहा हूं टीएस डायग्राम। क्लियर? तो कार्नोट साइकिल ने क्या बोला कि आपके सामने एक अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो कार्नोट साइकिल ने इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, कार्नोट साइकिल बोला कि सबसे पहले मैं 1 से 2 प्रोसेस की बात करता हूं। तो 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है, देखो ये प्रोसेस बनेगा ए से लेकर बी तक, और ये प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां पे हीट की एडिशन होती है, इसमें बोलते हैं क्यू इन। अब हुआ क्या, मैंने धीरे धीरे से यहां से हीट को देना स्टार्ट किया इसके अंदर, और जिस रेट से मैं हीट को इसके अंदर कर रहा हूं उसी रेट से धीरे धीरे मैं पिस्टन को ऊपर उठाऊंगा। अगर पिस्टन को मैंने धीरे धीरे ऊपर उठाया, ऑब्वियस बात है आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई कैसे? पहली बात, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ही होता है एक्सपेंशन। अब बात है आइसोथर्मल कैसे हुई? क्योंकि जैसे जैसे आप हीट को इसके अंदर एंटर करवा रहे थे वैसे वैसे पिस्टन को ऊपर उठा रहे थे, इसके अंदर जो हीट कंटेंट था, जो टेम्परेचर था, वो कांस्टेंट रहना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप पिस्टन को ऊपर ना उठाते और हीट ऐड होने देते तब तो टेम्परेचर बढ़ता। बट अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हो और यहां से हीट भी ऐड कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो कि ए से बी होता है। अब बी से सी में क्या हुआ? बी से सी में बोला जाता है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ, देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जब आपका पिस्टन यहां पे पहुंचा बी पॉइंट पे, तो बी से सी में और ज्यादा एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन होने का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ाना। तो इंटरनल एक्सपेंशन क्यों एनर्जी हुई डिक्रीज अभी करती बीच है। में कोई नहीं बोलेगा। एक्सपेंशन हुई यहां से। अब जैसे ही बी से सी हम पहुंचे तो बी से सी में एक्सपेंशन तो हो गई, बट एडियाबैटिक बोला है हमने। एडियाबैटिक होने का मतलब है कि आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इससे ना तो बाहर हीट जाएगी और ना इसके अंदर हीट आएगी। अब हुआ क्या, जब आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बी पॉइंट तक पहुंच गया था, बी पॉइंट तक पहुंच गया था, अब इसके बाद दोबारा से एक्सपेंशन हुई है। अगर दोबारा से एक्सपेंशन हुई है तो अब आपने ना तो हीट को अंदर एंटर करवाया है और ना हीट को बाहर आने दिया है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए यहां से बी से सी आने के टाइम पे जो आपका प्रेशर है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां तक हो गई एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि ना तो हीट बाहर गई ना अंदर आई। अगर पिस्टन ऊपर उठा है तो टेम्परेचर कम हुआ होगा। अब मैं इन दोनों प्रोसेस को टीएस डायग्राम पे भी बनाता हूं।
जब आपका ए से लेकर बी तक गया तो क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आपको पता है आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां से जो आपका ए पॉइंट था वो यहां रहा, उसके बाद बी पॉइंट आपका हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बी पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब बी से सी में क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब धीरे से पिस्टन यहां से ऊपर उठा बट ना तो हीट अंदर गई ना हीट बाहर गई। अब ये हम सभी को पता है कि अगर एडियाबैटिक है सिलेंडर, ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी, पिस्टन धीरे से ऊपर उठेगा तो गैसेस को ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा, वो क्या होगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा उसका। अब टेम्परेचर डिक्रीज कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, बी से सी। अब बात आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है इंट्रोपी कांस्टेंट। तो इंट्रोपी यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी दिख रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन में है। अब क्या हुआ, अब आपने सी से डी में क्या किया, सी से डी में आपने फिर से कंप्रेशन करनी स्टार्ट की। अब कौन सी कंप्रेशन करोगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन करोगे। कैसे होती है मैं बताता हूं। जब आपका पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसके बाद क्या हुआ, जब पिस्टन इस पॉइंट तक पहुंचा, इस पॉइंट तक पहुंच गया, सी पॉइंट तक। अब सी पॉइंट से जब डी पॉइंट की तरफ आया तो हमने पिस्टन को नीचे मूव करवाया। जैसे नीचे मूव करवाया, अब ये क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक तो है नहीं है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, यहां से हीट बाहर निकल जाएगी। कहां जाएगी, सिंक में। तो यहां से हीट बाहर निकलती है, क्यू आउट। जब हीट बाहर निकलेगी तो होगा क्या, धीरे धीरे जब आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल रहे हो और धीरे धीरे उसी रेट से हीट बाहर भी निकल रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसको बोला जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसको दिखाओगे कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। अब मैं पहुंच गया डी वाले पॉइंट पे। अब जब आपका पिस्टन कंप्रेस होकर यहां तक पहुंच गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी। अब क्या होगा, जब पिस्टन यहां पे पहुंच गया, अब उसके बाद आप और ज्यादा इसको कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने पर हीट ना तो अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, तो क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल है और पास पास में आएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां से सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा दो, और टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाओगे। होगा क्यों ये, क्योंकि हीट बाहर नहीं गई है। हीट बाहर नहीं गई है तो क्या होगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये हमारा होता है कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल जब हमने ये कंप्लीटली पढ़ लिया कि एक्चुअली में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होने वाले हैं, दो एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाले हैं। एक्सपेंशन 2 बार, कंप्रेशन 2 बार। क्लियर। अब यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है, पूछ सकता है। किसी भी सर स्टूडेंट को डी कोई टू ए डाउट हो। फिर से बोलिए। डी टू ए सर फिर से बोलिए, एरोबिक D2A में कंप्रेशन कुछ नहीं किया है हमने। D2A में जब हमने पिस्टन को कंप्रेस किया है, तो कंप्रेस करने पर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में आएंगे। पास पास में आएंगे तो ये हीट बाहर रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट हीट बाहर रिजेक्ट होएगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एडियाबैटिक in नेचर है। तो जितनी हीट है वो अंदर रह जाएगी। हीट अंदर रह जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी से ए में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं हम, डी से लेकर ए तक। क्यों, क्योंकि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन था। क्लियर। कोई और डाउट किसी को, आगे बढ़े। नो सर। ठीक है। अब देखो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पूरे सर्किट के दौरान जो भी हमारा हुआ है, इसके दौरान कौन कौन से प्रोसेस हुए, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गए। अब प्रोसेस समझ में आ गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना वर्क डन और कितना हीट बाहर निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटी सी बात, मैं अगर आपसे बोलूं कि क्यू जो ए से क्यू इन कितना हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्यू इन हुआ कितना है, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहली बात आप बोलोगे सर क्यू इन में आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सर टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं होगी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था कि Q इज इक्वल टू U प्लस W होता है। अब
आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, इसीलिए सर क्यू इन जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्यू इन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर क्यू इन वर्क डन के बराबर होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, P1 V1 ln V2 by V1। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट, यस और नो? नो। अब मैं आपसे पूछूंगा बी से सी में क्या हुआ है, तो आप बोलोगे सर बी से सी में तो कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं हुई, बी से सी में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, तो मैं आपसे पूछूंगा कितना वर्क डन हुआ, तो आप बोलोगे सर हमने एक बात पढ़ी है कि कभी भी वर्क डन निकालना हो, कब, जब एडियाबैटिक नेचर होता है, तब उसका फॉर्मूला है आपके पास P3V3, मैं 3 का मतलब C लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, P3V3 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि वर्क डन ये है। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे को ये बताओ क्यू आउट कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर क्यू आउट हुआ है कितना, क्यू आउट में भी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो क्यू आउट वर्क डन के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या होता है P3V3 ln V4 by V3। ठीक है, यहाँ पे मैंने V3 by V4 को V4 by V3 लिख दिया, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेशन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था P1 V1 V2 by V1, और यहाँ पे P3 V3 V4 by V3, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ये हमने अपनी सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और वैसे ही अगर मैं डी से ए की बात करूं, तो आप बोलोगे सर एडियाबैटिक है तो क्यू तो कुछ ट्रांसफर हुआ नहीं, तो इसलिए वर्क डन सेम रहेगा वैसा ही जैसा ये था, तो क्या लिखोगे, वर्क डन, अगर आप लिखना चाहते हो डी से ए कितना हुआ है, तो सिंपल P1 V1 माइनस P4 V4 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है पूछ सकता है जल्दी से। इसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं कि क्यों कार्नोट साइकिल जो एक रिवर्सिबल साइकिल है वो सबसे अच्छा साइकिल है बाकी सभी रिवर्सिबल साइकिल से। चलें आगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्यों कार्नोट साइकिल जो एक रिवर्सिबल साइकिल है वो बाकी सभी रिवर्सिबल साइकिल से अच्छा क्यों है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कार्नोट को ऑटो से एक बार कंपेयर करके देखता हूं तो बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो अभी जिसने ऑटो साइकिल नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ऑटो साइकिल मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल कुछ ऐसा बनता है, ऑटो साइकिल कुछ ऐसा बनता है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने टीएस डायग्राम बनाई है। अब 1 से 2 में क्या होता है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक। अब हीट एडिशन कब होती है ऑटो साइकिल में, हीट एडिशन होती है वॉल्यूम कांस्टेंट पे, हीट रिजेक्शन भी होती है वॉल्यूम कांस्टेंट पे। ये मैंने बना लिया ऑटो साइकिल, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे, जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है तो उनको मैं ऑटो साइकिल बताऊंगा पूरे अच्छे से, जस्ट कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ऑटो साइकिल। ये ऑटो साइकिल की डायग्राम होती है। और कार्नोट साइकिल की अगर मैं टीएस डायग्राम बनाऊं तो आप सभी को पता है बहुत ईजी है टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल की बनानी। क्या होगी, अगर ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है तो यहाँ भी ये ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4, ठीक है, मैंने एक प्रोसेस बना। अब देखो यहाँ पे अब हुआ क्या, कार्नोट साइकिल है हमारे पास और ऐसे ही ऑटो है, डीजल है, ड्यूल है, सभी साइकिल ऐसे होंगे, रैंकाइन होगा। तो अभी मैं फिलहाल ऑटो की कंपैरिजन करने वाला हूं। अब ये बताओ इस ऑटो साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यस और नो? यस सर, T3 के बाद, T3 पर। T3 पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ पे T मैक्स। ओके, यही सेम T मैक्स आपको यहां भी दिख रहा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं T मिनिमम कहाँ है, तो आप बोलोगे सर T मिनिमम है यहाँ पे 1 पे, और यहाँ पे है T मिनिमम। चलिए अब देखो कंसेप्ट कहां पे आता है, कंसेप्ट ये बोलता है, अच्छा
एक वर्ड है अवेलेबिलिटी, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं एंट्रोपी में। अवेलेबिलिटी का मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताया था कि अगर आप कहीं से हीट लेते हो ये सोच के कि मैं इस हीट से वर्क करवाऊंगा, तो उस हीट को जितना ज्यादा मैक्सिमम कन्वर्ट कर पाओगे वर्क में, इट मीन्स उस हीट में उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। ये बात सभी को समझ में आई? यस और नो? किसको डाउट इस लैंग्वेज में? No, दोबारा sir. बोलता हूं, अगर आप किसी भी सोर्स से हीट लेते हो और वो हीट लेने के लिए आपने क्या किया, किसी सोर्स से हीट ली और उससे आपने कुछ वर्क कन्वर्ट करवाना था, तो आप जितना ज्यादा वर्क कन्वर्ट करवा पाओगे इट मीन्स उसमें उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। अच्छा, इट मीन्स यहां पे देखो, जब आप हीट एडिशन करवा रहे थे कार्नोट साइकिल में, तो हीट एडिशन 2 से 3 में हुई, यहां पे होती है हीट एडिशन क्यू इन। जब आपने हीट को एडिशन करवाया तो पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर किस पे रहा? टी मैक्सिमम पे। यस और नो? जी सर। अब अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं, यहां पे जब आपने क्यू इन करवाया तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर मैक्सिमम पे नहीं रहा। वो उसने क्या किया, T2 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता रहा और मैक्सिमम T मैक्सिमम तक हुआ। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं कि आपने कितने टेम्परेचर पे हीट इन करवाई, तो कुछ एवरेज यहां आएगी। यस और नो? यस सर। टी मीन, टी एवरेज कुछ यहां पे आएगी। इट मीन्स जब आप हीट को ऐड करवा रहे हो तो कार्नोट साइकिल में पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहा, बट बाकी सभी साइकिल्स में ऐसा नहीं हुआ। बाकी सभी साइकिल में जब आपने हीट को इन करवाया तो टेम्परेचर अपने मैक्सिमम पे नहीं रहा, उससे कम ही रहा। हुआ क्लियर यहाँ पे पहली बात? जी सर, फिर से बोलिए ना सर एक बार। जस्ट मैंने ये यही बोला बात कि सर। जब आपने हीट को एडिशन करवाया क्यू इन, तो कार्नोट साइकिल पे मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही हीट एडिशन हुई पूरे प्रोसेस के दौरान 2 से 3 में। बट बाकी सभी साइकिल इंक्लूडिंग ऑटो में क्या हुआ कि 2 से स्टार्ट किया क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहा और टी मैक्सिमम तक रहा। बट ऑन एन एवरेज बात करूं तो टी मीन आपका कहीं यहां पे होगा जो कि टी मैक्सिमम से कम है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कार्नोट साइकिल पे तो हीट एडिशन हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर से होती है, बट बाकी सभी साइकिल्स में हीट एडिशन मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं होती। तो मेरे को ये बताओ अवेलेबिलिटी किस में ज्यादा होगी? इसमें मैक्सिमम होगा। कार्नोट साइकिल में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट एडिशन करवाई है। तो ज्यादा अवेलेबिलिटी किस में होगी, कार्नोट में होगी या ऑटो में होगी? कार्नोट में। कार्नोट में होगी। अब बताओ, अगर अवेलेबिलिटी कार्नोट में सबसे ज्यादा होगी, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अवेलेबिलिटी कार्नोट में सबसे ज्यादा क्यों है? उसका आंसर मैं दोबारा देता हूं। जब आपने हीट को रिजेक्ट करवाया, क्यू आउट करवाया, तो क्यू आउट आउट किस पे किया आपने? टी मिनिमम पे किया। बट यहां पे जब टी आउट किया तब आपने किस पे किया? यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गए। इट मीन्स जब आपने किसी सोर्स से हीट ली और किसी सिंक को हीट दी, तो जब आपने हीट ली तो मैक्सिमम टेम्परेचर से ली और जब सिंक को हीट दी तो मिनिमम टेम्परेचर पे दी। मतलब मैक्सिमम उसकी एनर्जी को आपने चूस लिया, उसकी मैक्सिमम एनर्जी को चूस के आपने उसकी वर्क डन निकाल ली, तभी तो मिनिमम टेम्परेचर पे बाहर निकला। बट यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर पे बाहर नहीं निकला, यहाँ पे T4 से स्टार्ट हुआ और टी मिनिमम तक गया। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे टी मीन पे उसने हीट रिजेक्शन की। तो हीट रिजेक्शन मिनिमम होती है कार्नोट में, और हीट एक्सेप्ट जब करते हैं, क्यू इन करवाते हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे रहता है। तो इसमें क्या होता है, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर साइकिल। अब बताओ, अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है कार्नोट में तो क्या वर्क डन भी सबसे ज्यादा यही निकालेगा? यस सर।
यस अगर सर, अगर वर्क डन ये निकालेगा तो मेरे को पता है एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन Q1। अगर Q1 सेम है, सपोज करो Q1 सेम है सपोज करो, तो वर्क डन कार्नोट का सबसे ज्यादा हुआ। अगर कार्नोट का वर्क डन सबसे ज्यादा हुआ तो एफिशिएंसी किसकी सबसे ज्यादा हुई, कार्नोट की। तो इसीलिए बोला जाता है इन ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स, इन ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स कार्नोट साइकिल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। सबसे अच्छा कार्नोट साइकिल है। अब बात क्या आती है, बात क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि कार्नोट की एफिशिएंसी कितनी होती है। आप सभी ने आंसर दिया 100%। मैं बोलता हूं ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों, सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने कि 100% एफिशिएंसी होती है या नहीं होती है, तो आपने क्या बताना है, तो आपने बोलना है सर बात यह है कि जब हम टीएस डायग्राम बनाते हैं तो टीएस डायग्राम में हमारा जो ये स्क्वायर बनता है 1 2 3 4, यहां से Q इन होता है, यहां से Q आउट होता है। क्लियर। हमें पता है एफिशिएंसी क्या है, 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम होती है। ये हमने ड्राइव किया था, यस और नो। यस सर, एफिशिएंसी ये होती है। अगर एफिशिएंसी ये होती है तो यहां ध्यान से देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर है यहां, मिनिमम टेम्परेचर है यहां। ओके, 1 मिनट मेरी बात का आंसर आपको देना है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस सोर्स से हीट ले रहा हूं, क्यू इन करवा रहा हूं, यहां पे हीट इंजन है और वो वर्क डन निकाल रहा है बस। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों, नहीं इसको रिजेक्शन इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? इसको हीट रिजेक्ट भी करना होगा। इसको हीट रिजेक्ट भी करना होगा केल्विन अकॉर्डिंग प्लैंक टू को सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग Yes, टू sir. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि कभी भी ये चीज नहीं हो सकती, इसको हीट रिजेक्ट करनी ही होगी। अगर इसको हीट रिजेक्ट करनी ही होगी तो क्या सिंक होगा यहाँ पे, यस और नो? बिल्कुल होगा सर। अगर सिंक होगा तो गारंटीड है टी मिनिमम तो जरूर होगा। टी मिनिमम कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां तक आपने मेरे को आंसर दे दिया कि सर टी मिनिमम कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बताओ, अगर टी मिनिमम कभी भी 0 नहीं हो सकता तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नो सर, बिल्कुल नहीं हो सकते। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। हाँ, टी मिनिमम कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टी मिनिमम 0 हो गया ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर देगी। तो इस टर्म की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इस टर्म की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर इस टर्म की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा। अगर 1 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा तो 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप बोलोगे सर कार्नोट की एफिशिएंसी ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% है तो कौन सी मशीन होगी वो? आपको आंसर पता है? इम्पॉसिबल सर, Ideal, इम्पॉसिबल। ideal machine. वो मशीन ही नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इसका आंसर पता है, सोच के बताओ। मैं आपको बोल रहा हूँ 100% एफिशिएंसी के साथ भी कोई इंजन वर्क करता है, कौन सी मशीन होती है वो? Ideal machine होगा। आइडियल नहीं, हमने पढ़ा ना परमैचुअल मोशन मशीन, यस पीएमएम। सर, PMM1। हाँ, उसमें क्या पढ़ा था कि आप यहाँ से हीट लो और यहाँ पे हीट इंजन है और ये वर्क निकालेगी बस। परपेचुअल मोशन मशीन 2